एपिसोड 14 टू 20। रुद्र राठौर ने यश राठौर को टकटकी लगाकर देखा। उनकी सांसें अनजाने में तेज हो गई थीं। वे जानते थे कि चक्र रचयिता होने का क्या मतलब होता है। 8वें स्तर के योद्धा होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से चक्रों के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। हालांकि जो लोग ऊर्जा संग्रह चक्र स्थापित कर सकते थे वे सभी महाचक्र रचयिता होते थे, जो कीमियागरों वैद्यों से भी अधिक सम्मानीय होते थे। कोई आम योद्धा इन्हें ऐसे ही कैसे बना सकता था? और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई चक्र रचयिता नहीं देखा था। इस तरह का चक्र तो राठौर परिवार के पास भी नहीं था और शिवपुर में भी किसी के पास नहीं था। फिर भी इस समय इस आंगन में एक चक्र स्थापित था। क्या ये सब इस बात का इशारा नहीं था कि उनका बेटा एक चक्र रचयिता है? लगभग ऐसा ही है, यश ने पल भर के लिए सोचा और फिर सिर हिलाया। ऊर्जा संग्रह चक्र स्थापित करने में उसे काफ़ी संसाधन और इसे बनाने में भारी मेहनत लगी थी। हालांकि ऊर्जा संग्रह चक्र सबसे निचले एक सितारा स्तर का था, लेकिन उसने इसे खुद बनाया था, इसलिए उसे वास्तव में एक चक्र रचयिता कहा जा सकता था। उफ! रुद्र राठौर दंग रह गए। उनका बेटा सच में एक चक्र रचयिता था। ये कितना अद्भुत और अचानक था। अगर वे दूसरों को बताते तो कौन विश्वास करता? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यश बेटा, तुमने सच में अपने पिता को निराश नहीं किया। लेकिन मैंने ध्यान दिया है कि तुम बदल गए हो। तुम अचानक से चक्र रचयिता कैसे बन गए? साथ ही तुम्हारा स्तर रहस्य भेदन के तीसरे चरण तक कैसे पहुंच गया? रुद्र राठौर अपनी भावनाओं को बिल्कुल काबू नहीं कर पा रहे थे। वे उत्साहित भी थे और उलझन में भी, लगातार सवाल पूछ रहे थे। बात यह है पिताजी, चक्र रचयिता वाली बात इसलिए है क्योंकि मुझे पहले एक अजीब सपना आया था। सपने में एक बूढ़े आदमी ने मुझे सिखाया, और जहां तक मेरे रहस्य भेदन के तीसरे चरण तक पहुंचने की बात है तो यह वास्तव में संजीवनी गोली की वजह से हुआ है। उसकी औषधीय शक्ति बहुत मजबूत थी और उसने सीधे मेरी 2 नाड़ियां खोलने में मदद की। यश ने बेहद ईमानदारी भरे भाव से कहा। वह भी अपने शरीर के अंदर का रहस्य उजागर नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि उसे अपने पिता पर भरोसा नहीं था, लेकिन ये बात बहुत बड़ी थी। दीवारों के भी कान होते हैं, और अगर दूसरों ने इसके बारे में सुना तो यह उसके और उसके पिता दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। हालांकि उसकी बातें सुनने के बाद रुद्र राठौर के चेहरे के भाव थोड़े अजीब हो गए। वे संजीवनी गोली की औषधीय शक्ति वाली बात तो मान सकते थे, लेकिन सपने में एक बूढ़े आदमी की कहानी पर विश्वास करना उनके लिए मुश्किल था। ये बहुत ख्याली बात लग रही थी। ओह, याद आया पिताजी। रुद्र राठौर के संदेह को भांपते हुए यश ने जल्दी से विषय बदल दिया। अपने बेटे के लिए आपने चौहान परिवार के योद्धाओं से लड़ाई की। आपकी चोटें कितनी गंभीर हैं? रुद्र राठौर ने स्वाभाविक रूप से देख लिया कि यश कुछ छिपा रहा था। पल भर की हैरानी के बाद उन्होंने इस मामले पर जोर देना बंद कर दिया। मुझे पता है कि मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है और उसके अपने रहस्य हैं। बस मामूली चोटें हैं, चिंता की कोई बात नहीं। रुद्र राठौर ने लापरवाही से हाथ हिलाया। मैं आज तुमसे मिलने आया था बेटा। निशा को लेकर मुझे उम्मीद है कि तुम निराश नहीं होगे। खुले दिमाग से सोचने की कोशिश करो। वह बस एक औरत है। वह मेरे बेटे की उदासी या गुस्से के लायक नहीं है। मेरा बेटा इतना होनहार है, वह भविष्य में जरूर एक शक्तिशाली योद्धा बनेगा। तब तुम्हें अपने पीछे भागने वाली औरतों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उनके लहजे में गहरी फिक्र झलक रही थी। भले ही वह राठौर परिवार का कचरा हो, भले ही उसकी काबिलियत मामूली हो, रुद्र राठौर की नज़रों में यश उनका बेटा था, और चाहे वह कैसा भी बेटा हो उन्हें उस पर गर्व रहेगा। यश थोड़ा चौंका, फिर उसने जोर से सिर हिलाया। उसके पिता ही हमेशा उसका सबसे बड़ा सहारा रहे थे। यश ने गंभीरता से कहा, पिताजी आप चिंता मत करें। आपका बेटा इतना कमज़ोर नहीं है। कोई भी मेरे आत्मिक मार्ग को नहीं रोक सकता, लेकिन इस उधार का हिसाब मैं उनसे आज नहीं तो कल जरूर लूंगा। यश का ये रूप देखकर रुद्र राठौर ने राहत की सांस ली। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि यश निशा के साथ कैसा सलूक करेगा, उन्हें यश की मानसिक स्थिति की चिंता थी। आखिरकार वह औरत 3 साल से यश के साथ थी। अचानक उसके धोखे के बारे में पता चलना किसी भी आदमी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होगा, जिससे वह खुद को बर्बाद कर सकता था। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि यश ने अपना लड़ने का जज्बा नहीं खोया है तो उन्हें तसल्ली हुई। और एक बात, रुद्र राठौर को अचानक कुछ याद आया। तुम्हारे पिता अब राठौर परिवार के मुखिया नहीं हैं। मैं अब इस परिवार में नहीं रहना चाहता। यश, अपना सामान बांध लो, हम राठौर परिवार को छोड़ देंगे और कहीं और जाकर रहेंगे। तुम्हारे पिता की ताकत के साथ तुम्हारा भरण पोषण करना कोई समस्या नहीं है। ये कहते हुए रुद्र राठौर की आंखों में एक कड़वाहट छा गई। भैरव राठौर और बाकी लोगों के बर्ताव ने उनका दिल तोड़ दिया था। भाईचारे का बंधन मुखिया के पद जितना भी मायने नहीं रखता था। पिताजी, मैं नहीं जा रहा हूँ। हालांकि यश ने जिद में अपना सिर हिलाया और कहा, मैं भी राठौर परिवार में नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं एक काय की तरह यहाँ से नहीं जाना चाहता।
मैं हर्ष राठौर को हराना चाहता हूं और उन्हें दिखाना चाहता हूं कि राठौर परिवार का शेर कैसे मेरे पैरों तले रौंदा जाता है। मैं उन लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि राठौर परिवार से आपको खोने का उन्हें कितना बड़ा पछतावा होगा। रुद्र राठौर ने आह भरी और कहा, यश बेटा, मैं तुम्हारे इरादे जानता हूं, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है। मुझे मुखिया के पद की ज़रा भी परवाह नहीं है। तुम्हारी माँ हमें जल्दी छोड़कर चली गई। इस दुनिया में तुम ही मेरे इकलौते रिश्तेदार हो। मेरी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम स्वस्थ रहो। वह हर्ष राठौर कोई मामूली इंसान नहीं है। वह राठौर परिवार का गौरव है, आसमान का दुलारा है। तुम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हो। इसके अलावा 3 साल बीत चुके हैं और हमें ये भी नहीं पता कि उसकी ताकत किस स्तर तक पहुंच गई है। ऐसे अनजान विरोधी को चुनौती देना क्या मौत को दावत देना नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें कुछ दैवीय चीज़ें मिली हैं और तुम रहस्य भेदन के तीसरे चरण तक पहुंच गए हो और एक चक्र रचयिता भी बन गए हो। लेकिन यह अभी भी काफ़ी नहीं है। इसे छोड़ दो। रुद्र राठौर का लहजा थोड़ा और सख्त हो गया। उन्हें लगा था कि मुख्य कक्ष में यश का हर्ष राठौर को चुनौती देना महज गुस्से में कही गई बात थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी इस बात को दिल से लगाए बैठा है। इसलिए उन्होंने यश को सच्चाई से रूबरू कराना और सही दिशा दिखाना ज़रूरी समझा, न कि भावनाओं में बहकर कोई जल्दबाजी करना। पिताजी, मुझ पर विश्वास करें। हालांकि यश ने केवल यही शब्द कहे। वह जानता था कि ज़्यादा बोलना बेकार है, वह तथ्यों के साथ इसे साबित करेगा। इसके साथ उसने और कोई सवाल नहीं किया और अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करता रहा। यश की जिद को देखते हुए रुद्र राठौर के चेहरे के भाव जटिल थे। एक लंबी आह भरने के बाद वे आंगन से चले गए। उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था कि अगर कभी यश की जान पर बनाई तो वे हर कीमत पर उसे बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। यश अभी भी आंगन में अभ्यास कर रहा था। अब तक उसकी हरकतें तेजी से कुशल होती जा रही थीं और उसे तलवार निकालने और वार करने की कला में काफ़ी समझ आ गई थी, जिससे वह लगभग अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की स्थिति में पहुंच गया था। बहुत बढ़िया, अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मैं तलवार की ऊर्जा को केंद्रित कर सकूंगा। वर्तमान में शस्त्र प्रकाश खड्गा छाया के पहले 3 स्तर पूरे हो चुके थे। पहले स्तर ने मजबूती पर जोर दिया, जो एक नींव के रूप में काम करता था। इच्छा के अनुसार तलवार निकालने और वार करने की गति में महारत हासिल करने के बाद ही कोई दूसरे स्तर तलवार ऊर्जा का अभ्यास कर सकता था। दूर से मारने के लिए ऊर्जा को तलवार में बदलना, इसका उपयोग और भी गहरा और भयानक था। यश भैया, तभी आंगन के बाहर से एक मीठी घंटी जैसी आवाज गूंजी। तुरंत ही एक सुंदर आकृति पन्ना हरे रंग की लंबी ड्रेस में एक युवा लड़की अंदर आई। यश को ये जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं थी कि यह कौन है। उसका चेहरा एक खिले हुए फूल जैसा था, उसकी बाहें अर्धचंद्र जैसी थीं और उसकी आंखें साफ और समझदार थीं। वह अभी किशोरावस्था में थी। एक नज़र में ही उसके नाजुक और सुंदर चेहरे पर आकर्षण साफ झलक रहा था। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि कुछ सालों बाद वह कितनी बेमिसाल सुंदरी बनेगी। उसका नाम अनन्या राठौर था, उसके छठे चाचा की बेटी। वह यश से 1 साल छोटी थी और वे बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। यश के कचरा होने की वजह से उसने जानबूझकर उससे दूरी नहीं बनाई थी। वह एक दयालु और प्यारी लड़की थी। अंदर आने के बाद अनन्या के कदम अचानक रुक गए। उसका नाजुक सा चेहरा हैरानी से भर गया। उसने चारों ओर देखा, जैसे कुछ महसूस कर रही हो। उसका छोटा सा मुंह खुला का खुला रह गया और उसने आश्चर्य से कहा, ये कैसे मुमकिन है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर की तुलना में इतनी ज्यादा घनी है। उत्सुकता भरे भाव के साथ वह यश के पास आए और पूछने से खुद को रोक नहीं पाए, यश भैया, यहाँ क्या हुआ। आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी घनी क्यों है। यश ने एक सूखी हंसी हंसी और गंभीरता से कहा, क्योंकि मैंने यहाँ एक महाचक्र स्थापित किया है। महाचक्र, अनन्या चिल्लाए। उसका पहला विचार अविश्वास का था। आप डींगे हाँक रहे हैं। महाचक्र स्थापित करना केवल एक चक्र रचयिता ही कर सकता है। पूरे शिवपुर में एक भी चक्र रचयिता नहीं है। आप एक चक्र रचयिता कैसे हो सकते हैं। उसका विश्वास न करना स्वाभाविक था। चक्र रचयिता बहुत ऊंचे दर्जे के होते थे। 10 प्रतिभाशाली लोगों में से यह पता नहीं होता था कि एक भी चक्र रचयिता बन पाएगा या नहीं। और तो और यश राठौर परिवार का कचरा था और उसका चक्र रचयिताओं से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मैं सच में एक चक्र रचयिता हूँ, वरना आंगन में आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी घनी क्यों होती। यश ने बेबसी भरे भाव से कहा, आपको जरूर कोई खजाना मिला होगा। मैंने सुना है कि आपने हाल ही में अपना स्तर बढ़ाया है। यह जरूर इसी खजाने से जुड़ा होगा, है ना। अनन्या ने मुंह फुलाते हुए कहा, बिल्कुल एक ज्योतिषी की तरह। अनन्या सच में बहुत चतुर है, लेकिन ये तुम्हारे और मेरे बीच का रहस्य है। किसी और को मत बताना, ठीक है। यश केवल मुस्कुरा सकता था और रहस्यमयी होने का नाटक कर सकता था। बिल्कुल, अनन्या बहुत अच्छी बच्ची है, ही। अनन्या का छोटा सा चेहरा खुशी से लाल हो गया, जो एक युवा लड़की की मासूमियत को दर्शा रहा था। ओह,
याद आया। अपनी हंसी के बीच अनन्या को अचानक कुछ याद आया और उसने आगे कहा, आज मैं गली में आपके कुछ दोस्तों से मिली थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको बता दूं कि आप उनसे रूप महल में मिलने जाएं। यश थोड़ा चौंका, फिर उसने सिर हिलाया। उसके तथाकथित दोस्त शिवपुर के अन्य परिवारों के कुछ बिगड़े हुए शिष्य थे। मोटू, सूखा और पड़ाकू। इन तीनों के यश के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। उनका स्वभाव एक जैसा था। वे एक दूसरे का मनोरंजन करने और अपने दुख बांटने के लिए एक साथ इकट्ठा होते थे। यश उनमें से बॉस यश था। जाहिर है, इस बॉस का मतलब ये था कि यश का स्तर उनमें से सबसे कम था, जबकि दूसरों को भी कचरा कहा जाता था। उन्होंने कम से कम पिछले कुछ सालों में थोड़ी प्रगति की थी, केवल यश ही वहीं का वहीं अटका हुआ था। सबसे बड़ा कचरा, इसलिए वे सम्मानपूर्वक यश को बॉस यश कहते थे। यश भैया। उसके जाने से पहले अनन्या ने अचानक यश को बुलाया। उसका छोटा सा चेहरा शक और चिंता से भरा था। क्या पिछले कुछ दिनों से बाहर उड़ रही अफवाहें सच हैं? यश जानता था कि वह क्या पूछ रही है। उसने न तो सिर हिलाया और न ही इनकार किया, बस मुस्कुराया और कहा, क्या अनन्या को लगता है कि यश भैया ये कर सकते हैं? अनन्या ने अनजाने में सिर हिला दिया, लेकिन वह दयालु थी और उसे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वह जोर जोर से सिर हिलाने लगी। उसे डर था कि ऐसा करने से यश के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। ये छोटी बच्ची अब दूसरों की फिक्र भी करने लगी है। यश मुस्कुराया, कुछ और नहीं कहा और आंगन से चला गया। अनन्या की आंखों से ओझल हो गया। अजीब बात है, जब से विक्रम चौहान ने यश भैया को घायल किया है, वे बिल्कुल बदल गए हैं। लेकिन अनन्या ये समझ नहीं पा रही है कि क्या अलग है। वह वहीं खड़ी रही, काफी देर तक सोचती रही, लेकिन समझ नहीं पाए। अंत में उसने हार मान ली। शिवपुर में 3 महान परिवार हैं। चौहान परिवार सबसे शक्तिशाली है, शहर का मालिक। राकेश चौहान की ताकत न केवल सांसारिक भेदन के 9वें स्तर के चरम पर पहुंच चुकी है, बल्कि इसका एक अहम कारण भी है। चौहान परिवार में एक असाधारण प्रतिभाशाली बीज पैदा हुआ, वंदना चौहान, जो 16 साल की उम्र से पहले ही सांसारिक भेदन के 9वें स्तर तक पहुंच गई थी। न केवल वह महाकाल संप्रदाय में शामिल हुई, बल्कि यह भी कहा जाता है कि उसे एक बड़े गुरु से विशेष देखभाल और प्रशिक्षण मिला है, जिसके आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। चौहान परिवार के बाद सिंह परिवार और राठौर परिवार आते हैं। इन दोनों परिवारों के मुखिया सांसारिक भेदन के 8वें स्तर पर हैं और कई वर्षों के बाद भी उनमें से कोई भी महाकाल संप्रदाय में शामिल नहीं हुआ है। उनकी ताकत और प्रतिष्ठा चौहान परिवार से बहुत कम है। यश गली में चल रहा था और कुछ ही देर में उसे रूप महल दिखाई दिया। ये 7 मंजिला इमारत थी, जो शिवपुर की सबसे शानदार जगह थी। उसके करीब पहुंचने से पहले ही उसने इमारत की एक खिड़की से मोटू की आवाज़ सुनी, बॉस यश, जल्दी आइए, हम भाई बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। कहना पड़ेगा, वह आवाज़ बहुत तेज थी, लगभग एक शेर की दहाड़ जैसी। आधी गली ने उसे साफ साफ सुना। यश ने एक फीकी मुस्कान दी। हालांकि अब उसे अविनाशी अनंतनाग सम्राट की यादें मिल गई थीं और उसके दिल में बड़ी आकांक्षाएं और लक्ष्य थे, लेकिन फिर भी उसे अपने इन 3 अच्छे दोस्तों से बहुत जुड़ाव महसूस होता था। अपने अपने परिवार के सदस्यों द्वारा बहिष्कृत और नीची नज़र से देखे जाने के कारण इन दोस्तों के साथ मिलकर अपनी भड़ास निकालना, वे एक तरह से एक दूसरे के हमराज बन गए थे और यश स्वाभाविक रूप से इस दोस्ती को बहुत अहमियत देता था। ओह, क्या ये राठौर परिवार का महान कचरा नहीं है? आओ आओ आओ, मैंने सुना है कि तुम आजकल काफ़ी प्रभावशाली हो गए हो। न केवल अपना स्तर पार किया है, बल्कि हर्ष राठौर को चुनौती देने की बहादुरी भी दिखाई है। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच बोल रहे हो या सिर्फ बकवास कर रहे हो? जैसे ही वह रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, 1 दर्जन युवा लोग उससे मिलने बाहर आए। सबसे आगे लाल रंग के शानदार कपड़ों में एक लंबा युवक था, उसके पीछे उसके चमचों की भीड़ थी। हालांकि इस समय उसका चेहरा लाल था और उससे शराब की बदबू आ रही थी। उसने साफ तौर पर बहुत पी रखी थी। उसने यश का रास्ता रोक लिया, जोर से डकार ली और घमंड से भरकर मजाक उड़ाते हुए हंसा। ये सिंह परिवार का छोटे मालिक रणवीर सिंह है। आसपास के लोगों ने यह नज़ारा देखकर फुसफुसाना शुरू कर दिया। रणवीर सिंह भी हमारे सिंह परिवार का एक होनहार युवा है। हालांकि अभी वह 16 साल का भी नहीं हुआ है, लेकिन वह सांसारिक भेदन के 5वें स्तर को पार कर चुका है। शिवपुर में उसकी काफ़ी अच्छी खासी प्रतिष्ठा है। हालांकि ये व्यक्ति शराब का आदी है और अक्सर घटिया हरकतें करता है। जब यह नशे में होता है तो काफ़ी खूंखार हो जाता है। इसे देखकर लगता है कि यह राठौर परिवार के कचरे के लिए मुसीबत खड़ी करने वाला है। सबको लगा कि यश को अब बहुत तकलीफ सहनी पड़ेगी और वे उस पर तरस खा रहे थे। यश को इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वह दूसरों को उकसाएगा नहीं और दूसरों को भी उसे उकसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जहां तक नशे में धुत एक पियक्कड़ का सवाल है, वह उससे माथापच्ची नहीं करना चाहता था। तमाशबीनों की नज़रों के बीच यश ने रणवीर सिंह को अनदेखा करने का फैसला किया, उसके पास से गुजरा और रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। रणवीर सिंह दंग रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक कचरा उसे अनदेखा करने की हिम्मत करेगा।
अपनी इज्जत कम होते देख वह तुरंत गुस्से में दहाड़ा, कचरे, ये छोटे मालिक तुमसे बात कर रहा है। क्या तुम्हारे कान बहरे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि अपना स्तर पार करने से तुम्हें दिखावा करने का हक मिल गया है? थू, ये कहते हुए उसने जमीन पर थूका और यश पर चिल्लाया, इधर आ और इस पवित्र जल को चाट ले जो इस छोटे मालिक ने तुझे दिया है। अगर इस छोटे मालिक का मूड अच्छा हुआ तो शायद मैं तुझे जाने दूं, वरना ये छोटे मालिक तुझे अपाहिज कर देगा, अपाहिज कर देगा। यश के कदम अचानक रुक गए। उसने रणवीर सिंह को घूरा, उसकी निगाहें बर्फीली थीं और उसकी आंखों से जान से मारने का इरादा छलक रहा था। उसने अभी इस व्यक्ति को कुछ नहीं कहा था, लेकिन यह इंसान अपनी हदें पार कर रहा था, लगातार अपमान कर रहा था और यश से अपना थूक चाटने की मांग कर रहा था, और ऐसा न करने पर अपाहिज करने की धमकी दे रहा था। ये कैसी मनहूस नज़र है? तेरी मेरे छोटे मालिक को इस तरह देखने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे लगता है कि अपना स्तर पार करने का मतलब है कि तू अपनी औकात भूल गया है? इधर आ। रणवीर सिंह के कुछ करने से पहले उसके पीछे से एक आदमी ने यश को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। चटाक, एक जोरदार तमाचे की आवाज़ गूंजी। उस आदमी को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला कि उसे सीधा थप्पड़ मारकर उड़ा दिया गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लानत है, वह इस छोटे मालिक का भतीजा है। तेरी इस छोटे मालिक के भतीजे को थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई? लड़कों, जाओ, इसके हाथ पैर तोड़ दो। जो भी इसे अपाहिज करेगा, ये छोटे मालिक उसे भारी इनाम देगा। यश की इस हरकत ने रणवीर सिंह का चेहरा गुस्से से पूरी तरह काला कर दिया। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए आदेश दिया। रणवीर सिंह का वादा सुनकर उन नौकरों ने एक दूसरे को देखा, सिर हिलाया और फिर वे सभी अपने दांत और पंजे निकालते हुए आगे झपटे। ये जान लेना चाहिए कि हालांकि इन नौकरों का स्तर केवल सांसारिक स्तर के दूसरे चरण पर था, लेकिन उनकी गिनती काफ़ी थी। वे पूरे 10 लोग थे और उनकी सामूहिक ताकत को तीसरे स्तर के योद्धा द्वारा भी कम नहीं आंका जा सकता था। मेरे हाथ पैर तोड़ दोगे? क्या बस इतनी ही ताकत है तुम में? हालांकि यश डरा नहीं, बल्कि नंगे हाथों लड़ते हुए भीड़ में घुस गया। जब से उसकी प्राण ऊर्जा ने बैंगनी नाग प्राण ऊर्जा का रूप लिया था, उसे ऐसा लगा जैसे किसी प्राचीन नाग ने उसके अंदर प्रवेश कर लिया हो और उसके शरीर में अपार शक्ति आ गई हो। उसकी आकृति झिलमिलाई, वह भूत की तरह भीड़ के बीच से गुजर रहा था। पूरी तरह से अपनी शारीरिक ताकत के बल पर उसके मुक्के और लात जब भी उन पर पड़ते तो वे या तो मर जाते या अपाहिज हो जाते। फिर भी यश की भूतिया गति के कारण उनके हमले उसके कपड़ों के एक धागे को भी नहीं छुपा रहे थे। उन नौकरों ने शुरू में सोचा था कि यश उनके समूह से लड़कर अपनी मौत को दावत दे रहा है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। 5 सांसों से भी कम समय में उन सभी नौकरों को यश ने नीचे गिरा दिया था और वे जमीन पर पड़े कराह रहे थे। आसपास के सभी शिष्य ये नज़ारा देखकर ऐसे कांपने लगे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। सांसारिक भेदन के तीसरे स्तर के यश ने सांसारिक भेदन के दूसरे स्तर के दर्जन भर नौकरों को हवा में उड़ा दिया था। ये कैसे मुमकिन था? क्या ये हो सकता है कि यश द्वारा एक मुक्के से युवराज राठौर को हराने की अफवाहें किस्मत या गोलियां लेने के कारण नहीं, बल्कि सच्ची ताकत के कारण थी? कमीने। रणवीर सिंह का चेहरा भयानक था, उसके पूरे शरीर से जानलेवा इरादा निकल रहा था। लड़के, कोई हैरानी की बात नहीं कि तूने इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत की। तो तेरे पास इस तरह की ताकत है? हाँ, मैं तुझे बता रहा हूँ, तूने मुझे पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया है। आज मैं तुझे मरने के लिए भी तरसा दूंगा। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। यश के चेहरे पर घृणा की एक झलक दिखाई दी। वह कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था, लेकिन कोई उसे लगातार परेशान करने पर तुला था। अगर वह अब भी इसे बर्दाश्त करता तो यह न केवल उसका अपमान होता, बल्कि इस बेवकूफ़ के लिए एक बुरा काम भी होता। उसका मारने का इरादा बढ़ गया। तभी 3 युवक रेस्टोरेंट से नीचे भागते हुए आए। रणवीर भैया, शांत हो जाए। यश भैया का यह मतलब नहीं था। मेरी खातिर कृपया इस बार उन्हें जाने दीजिए। ये 3 लोग थे। एक का सिर बाघ जैसा था और वह गोल मटोल था। एक छोटा और पतला था, बंदर की तरह चालाक। और एक अन्य औसत कद काठी का, न मोटा न पतला, हाथ में कागज का पंखा लिए हुए था और विद्वान की तरह कपड़े पहने हुए था। वह काफी पढ़ा लिखा लग रहा था। वे यश के 3 अच्छे दोस्त थे, यशवंत, मोटू, गौरव, सूखा और तरुण पड़ाकू। ऊपर से उन्होंने नीचे का नज़ारा देखा और रणवीर सिंह के आम बर्ताव को याद करते हुए डर गए कि कहीं कुछ हो न जाए, और वे जल्दी से नीचे आ गए। लेकिन फिर भी वे एक कदम पीछे रह गए। यश ने वास्तव में रणवीर सिंह को अनदेखा कर दिया था। रणवीर सिंह के लिए, जो अपनी इज्जत को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानता था, यह मारे जाने से भी बदतर था। उनका बॉस अभी भी इतना घमंडी था और अपना सिर झुकाने को तैयार नहीं था। मोटू जल्दी से रणवीर सिंह के पास गया, सिर झुकाया और माफी मांगने लगा। तू कौन है बे? दफा हो जा। चटाक। उम्मीद के उलट रणवीर सिंह ने जरा भी रहम नहीं दिखाया। उसने मोटू को थप्पड़ मारा और पूरी ताकत के साथ उसे सीधे हवा में उड़ा दिया। तुम! मोटू दर्द से चिल्ला उठा।
उसने उम्मीद नहीं की थी कि रणवीर सिंह इतना आक्रामक होगा, बिना किसी बातचीत के ही सीधा हमला कर देगा। मोटू, यश और गौरव बाकी दो के साथ जल्दी से उसकी चोटें देखने के लिए दौड़े। मैं तुमसे लड़ूंगा। मोटू का चेहरा खून से लथपथ देखकर गौरव और तरुण दहाड़ उठे। हालांकि वे मौत से डरते थे, लेकिन मोटू उनका भाई था और अब अपने भाई को पिता देखकर वे मोटू का बदला लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देंगे। हालांकि एक आकृति ने उनका रास्ता रोक लिया। मैं देख लूंगा। दो हल्के शब्द, फिर भी उनमें एक न झुकने वाला दबदबा था। गौरव और दूसरे आदमी के कदम सच में रुक गए। हालांकि वे यश की ताकत को जानते थे, न जाने क्यों उनके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा हुई, जैसे कि यश की मौजूदगी में सब कुछ सुलझ जाएगा। बॉस यश, संभल कर। यश ने उनकी ओर सिर हिलाया, फिर रणवीर सिंह को देखा। उसकी आवाज़ ठंडी थी। तुमने मेरे भाई को मारने की हिम्मत की, इतनी गुस्ताखी। यश के अंदर से एक बार फिर से जान से मारने का खौफनाक इरादा उमड़ पड़ा। इतनी गुस्ताखी, लानत है, तुम जैसे कचरे की मुझे कुत्ता कहने की हिम्मत कैसे हुई? देख मैं तुझे कैसे मारता हूँ। बूम! उसने अचानक हमला किया। उसकी आकृति झिलमिलाई और वह हवा में उछल गया। उसकी 5 उंगलियों ने एक हथेली का रूप ले लिया और शक्तिशाली प्राण ऊर्जा बाहर की ओर उमड़ पड़ी। वह यश को एक ही वार में जान से मारने के लिए तैयार था। यश के चेहरे के भाव नहीं बदले। उसकी सारी प्राण ऊर्जा उसकी हथेली में समा गई और उसने बैकहैंड उल्टे हाथ से पलटवार किया और हमले का डटकर सामना किया। बूम! क्रैक! दोनों वार आपस में टकराए, जिससे एक भयंकर गर्जना हुई। सबको लगा कि रणवीर सिंह के इस वार से यश मारा जाएगा, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल उलट था। टकराने पर यश को तो कोई खरोंच तक नहीं आए, उल्टा रणवीर सिंह की हथेली की हड्डियां टूट गईं, उनमें से चटकने की आवाज़ आई और वह एक चीख के साथ सीधे हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। असंभव! आसपास खड़ी भीड़ हक्की बक्की रह गई। नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। रणवीर सिंह इस हकीकत को मान ही नहीं पा रहा था। अभी एक पल पहले ही तो वह यश को जान से मारने की धमकी दे रहा था और पलक झपकते ही उसे बार बार थप्पड़ खाने पड़े। उसके आत्मसम्मान को भारी ठेस पहुंची। वूश! यश ने बाकी किसी बात की परवाह नहीं की। वह रणवीर सिंह पर दोबारा हमला करने के लिए आगे लपका। तुम! यश को अपनी ओर आते देख रणवीर सिंह का चेहरा खौफ से भर गया। लेकिन अब बचने का कोई मौका नहीं था, इसलिए उसने आखिरी दांव खेला। सिर्फ रहस्य भेदन का तीसरा स्तर। मुझे नहीं लगता कि तू इतना ताकतवर है। ये छोटे मालिक तुझसे मौत की जंग लड़ेगा। नवशाही प्रहार! यश उसे एक अजीब सा डर महसूस करा रहा था, इसलिए किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उसने अपनी सबसे खूंखार ताक लगाकर एक जोरदार हथेली का वार किया, जो किसी पहाड़ के गिरने जैसा था। यह एक निम्न दर्जे की सांसारिक श्रेणी की युद्ध कला थी। असल में युद्ध कला, राक्षसी जानवर, हथियार, औषधीय गोलियां और आध्यात्मिक क्रिस्टल सभी एक ही श्रेणी में आते थे। नीचे से ऊपर की ओर वे सांसारिक श्रेणी, पृथ्वी श्रेणी, स्वर्ग श्रेणी, आध्यात्मिक श्रेणी, पवित्र श्रेणी थीं। आगे इन्हें 1 से 9 दर्जे में बांटा गया था, जबकि युद्ध कलाओं को 3 दर्जे में बांटा गया था, निम्न, मध्य और उच्च। भले ही रणवीर सिंह की युद्ध कला मामूली थी, लेकिन जब वह उसकी प्राण ऊर्जा से मिली तो उसकी ताकत काफ़ी खौफनाक हो गई। लेकिन अगले ही पल सबके चेहरे फिर से सुन्न पड़ गए। उनकी आंखों के सामने यश का चेहरा एकदम शांत था। वह न केवल डरा हुआ नहीं था, बल्कि उसने भी एक हथेली का वार किया, एक ऐसी ताकतवर लहर जो पिंजरे से छूटे किसी खूंखार बाघ जैसी थी, जिसे कोई रोक नहीं सकता था, और उसने पल भर में रणवीर सिंह के हमले को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। इससे पहले कि रणवीर सिंह कुछ समझ पाता, एक बड़े से हाथ ने उसकी गर्दन दबोच ली और उसे हवा में उठा लिया। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसी ताकत है? तूने मुझे एक ही झटके में कैसे हरा दिया? तू कचरा है, तू इंसान है या भूत? वह बुरी तरह चीख रहा था और बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उस भारी हाथ की पकड़ से आज़ाद नहीं हो सका। उल्टा उसके चेहरे पर एक तेज जलन फैल गई। वह यश था जिसने अपना हाथ उठाया था और उसे लगातार थप्पड़ मार रहा था। आहा! यश, तू मरेगा। क्या तुझे पता है कि मेरा भाई कौन है? तेरी मुझे इस तरह थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई? आहा! बहुत दर्द हो रहा है। यश, तू कमीने, अगर तूने मुझे एक बार और मारा तो मेरा भाई तुझे पक्का जान से मार देगा। चटाक चटाक चटाक! लानत है। यश, तू अभी भी मुझे मार रहा है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। यश, मुझे मारना बंद कर, मारना बंद कर, खून निकल रहा है। यश भाई, मालिक यश, मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। रणवीर सिंह की लगातार चीखें सुनकर आसपास की भीड़ पूरी तरह से दंग रह गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यश इतना ताकतवर हो जाएगा कि रणवीर सिंह भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर उन्होंने अपनी आंखों से यह नज़ारा नहीं देखा होता तो उन्हें कभी इस बात पर यकीन नहीं होता। कुछ देर तक पीटने के बाद यश रुक गया। अब तक रणवीर सिंह का चेहरा सूझकर सुअर के मुंह जैसा हो गया था। उसके चेहरे पर खून और पसीना एक हो गया था। वह सच में बहुत भद्दा लग रहा था। बॉस यश, मुझे पता है कि मेरी गलती थी, कृपया
मुझे जाने दो। रणवीर सिंह अभी भी रहम की भीख मांग रहा था, उसका सारा गुरूर खाक में मिल चुका था। यश बहुत ताकतवर था, उसके अंदर से एक ऐसा खौफनाक दबाव निकल रहा था जिसने उसकी रूह कंपा दी थी। वह अपनी जिंदगी में पहले कभी इतना नहीं डरा था। तुम्हें जाने दूं? यश मुस्कुराया। क्या तुम मेरे हाथ पैर नहीं तोड़ना चाहते थे? क्या तुम मुझे जान से नहीं मारना चाहते थे? माफ़ करना, मैं बदला लेने वाला इंसान हूँ। अगर तुम मेरे हाथ पैर तोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। क्रैक 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 क्रैक। लगातार 4 बार कुचलने पर रणवीर सिंह के दोनों हाथ और पैर टूट गए। उसने सुअर जैसी एक भयानक चीख मारी और उसका शरीर लगातार कांपता रहा। कितना बेरहम! यश के इस कदम ने सबकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सब लोग अपनी जगह पर जमे रह गए। मोटू और बाकी दो तो यश को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई राक्षस हो। हे भगवान, क्या यह अभी भी हमारा बॉस है? उन्हें लगा कि उनका बॉस बदल गया है। पिछली बार जब विक्रम चौहान ने यश को घायल किया था, उसके बाद से वह पूरी तरह बदल गया था। वह निडर और बेरहम हो गया था, उसका पूरा वजूद एक तेज धार वाली तलवार की तरह हो गया था, जो उसके रास्ते में आने वाले हर इंसान को काट देने के लिए तैयार थी। यश ने बिना किसी तरस के रणवीर सिंह का दर्द से तड़पता चेहरा देखा, उसका चेहरा थपथपाया और ठंडे स्वर में कहा, अब तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा भाई कौन है? इस समय रणवीर सिंह, जिसके हाथ पैर टूट चुके थे, जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था और बेबसी से तड़प रहा था। उसे अब पछतावा हो रहा था, उसे यश से पंगा नहीं लेना चाहिए था, लेकिन साथ ही उसे यश से नफरत भी थी। उसके दिल में जलन और नफरत भरी हुई थी, लेकिन अब उसकी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी, यहाँ तक कि यश की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं थी। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह हकलाते हुए बोला, मेरा भाई अर्जुन सिंह है, जो शिवपुर का सबसे होनहार युवा है। यश पल भर के लिए रुका, फिर मुस्कुराया, ओह, कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम्हारा भाई तुम्हारे जैसा ही कचरा है। तुम्हें तो यही सज़ा मिलनी चाहिए थी। हटो, सब लोग रास्ते से हटो। तभी भीड़ के बाहर से लोगों का एक झुंड आता हुआ दिखा। 1 दर्जन से ज्यादा नौकर एक आदमी और एक औरत की हिफाजत करते हुए आ रहे थे। वह आदमी 17-18 साल का था, लंबा और सुंदर। उसके बगल में एक लाल जोड़े में सजी औरत, जिसका शरीर बहुत आकर्षक था, किसी छोटी चिड़िया की तरह उससे चिपकी हुई थी। जब यश ने इन दोनों को देखा तो उसके दिल में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। ये दोनों और कौन हो सकते थे? ये विक्रम चौहान और निशा ही थे। वे दोनों धोखेबाज और नीच इंसान। ताली ताली ताली। विक्रम चौहान ने ताली बजाई और निशा के साथ आगे आया। लड़के, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी बिस्तर से उठकर चलने फिरने लगोगे और रहस्य भेदन के तीसरे स्तर तक पहुंच जाओगे। बुरा नहीं है, सच में बुरा नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है, राठौर परिवार की संजीवनी गोली एक खजाना है, लेकिन उसका इस्तेमाल तुम जैसे कचरे पर किया गया। अगर इसका इस्तेमाल मुझ पर किया गया होता तो इसका असर और भी बेहतर हो सकता था। उसने यश को खौफनाक नज़रों से देखा, उसे स्वाभाविक रूप से पता चल गया था कि यश ने संजीवनी गोली खाकर इतनी जल्दी ठीक हो गया था। राठौर परिवार की हरकतों पर शहर के मालिक की हवेली द्वारा हमेशा कड़ी नज़र रखी जाती थी, इसलिए उसे जाहिर तौर पर इस छोटी सी बात की जानकारी थी। तुम जैसे कमीने इंसान को संजीवनी गोली चाहिए? यश ने ताना मारते हुए कहा। मैं, यश राठौर, एक भयानक आपदा से बच गया और जिंदा हूं, और मैं यहाँ तुम दोनों धोखेबाजों की जान लेने आया हूँ। तुम किसे धोखेबाज कह रहे हो? विक्रम चौहान और निशा ने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें धोखेबाज कहना तो कुत्तों का अपमान है। निशा, तुम एक घटिया औरत हो, तुम जानती हो कि मैंने, यश राठौर ने, पिछले 3 सालों में तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया। फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया और किसी और के साथ सो गई। क्या तुम इंसान भी हो? यश ने बिना किसी रहम के कहा। उसे धोखे से सबसे ज्यादा नफरत थी और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। निशा उसकी पहली प्यार थी। पिछले 3 सालों में उसने उसके लिए बहुत सारे बलिदान दिए थे। एक बार तो ऐसा भी हुआ था जब निशा को जहर दे दिया गया था और वह अकेले ही घने जंगलों में उसके लिए दवा ढूंढने निकल पड़ा था। उस समय वह केवल सांसारिक भेदन के पहले स्तर का योद्धा था और खूंखार जंगली जानवरों से भरे उस पुराने जंगल में गहराई तक जाने की हिम्मत करना पूरी तरह से मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन उसने जरा भी परवाह नहीं की और उस दवा को ढूंढने के लिए अपने अटूट इरादे के साथ आगे बढ़ता रहा। उस सफ़र में बहुत सारे खतरे थे, ये कहा जा सकता है कि वह बाल बच्चा था, लेकिन अच्छी किस्मत से आखिरकार उसे वह जड़ी बूटी मिल ही गई। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सारी कोशिशों का अंजाम धोखा ही होगा। खासकर तब जब उसने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था तो उन दोनों को शर्मिंदगी महसूस होने के बजाय ये सब जायज़ लग रहा था, यहाँ तक कि वे उसके सामने खुलेआम इश्क लड़ा रहे थे। ये साफ था कि उनका चक्कर 1-2 दिन का नहीं था। तुम यश, तुम्हारी मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे गाली देने की जुर्रत की? निशा ने गुस्से में भड़कते हुए कहा। अगर मैं तुम्हें गाली भी दूं तो क्या?
तुम एक बिकाऊ औरत हो। मैं, यश राठौर, सच में उस समय अंधा था जो तुम्हारे जैसी लालची और धोखेबाज औरत के प्यार में पड़ गया। यश ने मुंह बनाते हुए कहा। आसपास के सब लोग बहुत हैरानी से यश की तरफ देख रहे थे, जो निशा को इतनी बहादुरी से बेइज्जत करने की हिम्मत कर रहा था। हालांकि निशा सिर्फ सांसारिक भेदन के चौथे स्तर की योद्धा थी, उसके पास बहुत ताकत नहीं थी। लेकिन निशा अब विक्रम चौहान की औरत थी। विक्रम चौहान सांसारिक भेदन के छठे स्तर का योद्धा था, और यश, जो सांसारिक भेदन के तीसरे स्तर का योद्धा था, उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यश का निशा को गाली देना क्या विक्रम चौहान के मुंह पर तमाचा मारने जैसा नहीं था। यश, तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। इतने सारे लोगों के सामने मेरी औरत को गाली देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? देख मैं अभी तुझे कैसे जान से मारता हूँ। सच में? विक्रम चौहान की आंखों में आग भड़क उठी और उसने एक भयानक चेहरा बनाते हुए कहा। हा 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 हा। यश, इसके उलट, जोर से हंसने लगा। उससे विक्रम चौहान का जरा भी डर नहीं था। छोटे मालिक चौहान, तुम बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अपनी जुबान कटने का डर नहीं है। निशा मेरे साथ पहले ही सो चुकी है। तुम उस चीज को खजाना समझ रहे हो जिससे मैं खेल खेल कर थक चुका हूं, और उसे अपनी औरत कहते हो। कचरा उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कमीने! यश, तुम्हारी मुझे बेइज्जत करने की हिम्मत! निशा गुस्से में चीखी। बेइज्जत करना? मैं तुम्हें थप्पड़ मारने वाला हूं। जैसे ही उसने बात खत्म की, यश की आकृति झिलमिलाई और वह अपनी जगह से गायब हो गया। जब तक निशा कुछ समझ पाती, उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ चुका था। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास खड़े सभी लोगों ने उसे साफ साफ सुना। निशा चीख पड़ी और उसके चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान छप गए। ये नज़ारा इतनी तेजी से हुआ कि न तो आसपास की भीड़ कुछ समझ पाए और न ही विक्रम चौहान, जो निशा के बगल में ही खड़ा था, इस बात की कल्पना कर सका। क्योंकि वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि यश उसके सामने उसकी औरत को थप्पड़ मारने की जुर्रत करेगा, और जब तक उसे इस बात का एहसास हुआ, तब तक यश अपना काम कर चुका था। लड़के, अब तू मरेगा। विक्रम चौहान का चेहरा खौफनाक हो गया। उसने एक हथेली का वार किया, चिंगारियां उड़ने लगीं और उसकी हथेली से झुलसा देने वाली हवा की लहरें उठने लगीं। उसने ज्वाला प्रहार का इस्तेमाल करते हुए यश पर हमला कर दिया। विक्रम चौहान सांसारिक भेदन के छठे स्तर का योद्धा था और उसकी हथेली का वार बहुत खौफनाक था। लपटों की ताकत के साथ मिलकर ये कुछ ऐसा था जिसे यश बिल्कुल भी रोक नहीं सकता था। इस हथेली के वार से यश का मरना तय था। हालांकि सबको चौंकाते हुए यश के चारों ओर एक बैंगनी ऊर्जा घूमने लगी और एक दिव्य नाग की धुंधली सी परछाई ने दिव्य रोशनी बिखेरते हुए यश को अपनी आगोश में ले लिया। भले ही विक्रम चौहान की हथेली का वार बहुत खौफनाक था, लेकिन ये सिर्फ यश की सुरक्षा परत को ही भेद पाया। अंदर मौजूद यश पर इसका कुछ खास असर नहीं हुआ, सिर्फ उसका खून उबलने लगा और झटके के कारण उसके मुंह से खून की एक उल्टी हो गई। बॉस यश! तीनों मोटे दोस्त जल्दी से उसकी चोटें देखने के लिए दौड़े। मैं ठीक हूँ। यश ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, उन तीनों के सहारे खड़ा हुआ और विक्रम चौहान को देखते हुए ठंडे स्वर में बोला, अगर मेरे असली खून में कमी और ताकत सीमित न होती तो मैं अकेले ही तुझे एक कुत्ते की तरह मार देता। ये कितने घमंड भरे शब्द थे। अगर यह पहले की बात होती तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब से रणवीर सिंह को यश के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी, सभी को इस बात पर गहराई से सोचना पड़ रहा था। भले ही विक्रम चौहान घमंडी था, लेकिन वह बेवकूफ़ नहीं था। रणवीर सिंह की घटना को तो छोड़ ही दें, सिर्फ यश के अभी किए गए बचाव ने ही उसे यकीन दिला दिया था कि यश अब पहले जैसा नहीं रहा है। मुझे सच में अफसोस हो रहा है कि मैंने उस समय विक्रम भैया को तुम्हें जान से मारने क्यों नहीं दिया। निशा ने यश को नफरत भरी नज़रों से देखा। भले ही तुम विक्रम भैया की हथेली के वार को रोक सकते हो, लेकिन फिर भी तुम आज मरने वाले हो। एक कचरा मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत करता है, कभी आईने में अपनी शक्ल तो देख। क्या तुम्हें ना चुनकर मैंने गलती की थी? इतने सालों से तुम हमेशा सांसारिक भेदन के पहले स्तर पर ही अटके रहे हो। अगर तुम्हारे पिता राठौर परिवार के मुखिया न होते तो क्या मैं तुम्हारे साथ 3 साल तक टिकती? तुम सिर्फ एक कचरा हो। मेरी तो किस्मत अच्छी थी कि मुझे विक्रम भैया मिल गए। ये कहते हुए उसने बेशर्मी से अपना हाथ विक्रम चौहान की बाह में डाल लिया। चाहे बात काबिलियत की हो या ताकत की, तुम विक्रम भैया से कोसों दूर हो। तुम जैसा कचरा मुझे कैसे पसंद आ सकता है? तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अब तू मरेगा। विक्रम भैया, उसे मार डालो और मेरी बेइज्जती का बदला लो। यश ने इस औरत की तरफ देखा। वह उस आज्ञाकारी लड़की से बिल्कुल अलग थी जिसे वह जानता था। सब कुछ एक दिखावा था, यह उसका असली रूप था। वह असल में उसे मारना चाहती थी। ये सच है कि सबसे जहरीला दिल एक औरत का ही होता है। ये यश सच में बहुत बदकिस्मत है। उसी की औरत किसी और के साथ सो गई और अब वही उसे मारना चाहती है। लगता है इस लड़के का आज मरना तय है। कोई और बात ही नहीं है। भले ही यश छोटे मालिक चौहान के वार को रोक सकता है, लेकिन आखिरकार वह उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके अलावा विक्रम चौहान शहर के मालिक का पोता है। शिवपुर में उसे किसी को मारने से रोकने की हिम्मत कौन करेगा?
कई लोग दबी आवाज में बातें कर रहे थे और यहाँ तक कि रणवीर सिंह, जिसके हाथ पैर टूट चुके थे, इस समय खुश हो रहा था। पहले तो वह अपने बड़े भाई से यश को मारने के लिए कहना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। विक्रम चौहान का यश को मारना तो पहले से ही तय लग रहा था। बस उसे यश को मरते हुए देखने का सुकून मिलना चाहिए था, चाहे कोई भी उसे मारे, वह उसी में बहुत खुश था। लड़के, अब तेरा सफ़र यहीं खत्म होता है। विक्रम चौहान ने यश को देखा, उसकी आंखों में खून सवार था। यश को मारना सिर्फ निशा के लिए नहीं था, यह इसलिए भी था क्योंकि उसे यश में एक बड़ा खतरा दिखाई दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने अभी यश को नहीं मारा तो भविष्य में उसे एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। वूश! विक्रम चौहान की उंगली पर एक चमक दिखाई दी और एक हड्डियों से बनी सफ़ेद तलवार हवा में प्रकट हुई, जो सूरज की रोशनी में तेज सफ़ेद चमक बिखेर रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? यश ने ताना मारा। हालांकि वह जानता था कि वह विक्रम चौहान का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वह पीछे नहीं हटेगा। यद्यपि वह बहुत ज़्यादा अपने असली खून पर निर्भर नहीं रहना चाहता था और न ही उसे खर्च करना चाहता था, लेकिन अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी। अगर इसका मतलब उसके अभ्यास पर कुछ बुरा असर पड़ना भी था, तो भी उसे विक्रम चौहान को मारना ही था। जैसे ही उनकी आंखें टकराईं और वे लड़ने ही वाले थे, इस अहम पल में अचानक एक तेज़ आवाज़ आई। रुको! यह आवाज़ सुनकर आसपास के सभी लोग थोड़े चौंक गए। तुरंत ही उन्होंने उस दिशा की ओर देखा जहां से आवाज़ आई थी। उन्होंने देखा, सफ़ेद कपड़ों में एक आदमी रूप महल से बाहर आया। उसके सफ़ेद कपड़े बर्फ की तरह साफ थे, उसके बाल लंबे थे और उसके चेहरे के नैन नक्श सफ़ेद संगमरमर की तरह बेदाग थे, जिनमें कोई कमी नहीं थी। पहली नज़र में ही वह एक बेहद खूबसूरत इंसान लग रहा था। उसके आने से एक ऐसा माहौल छा गया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को अपनी ओर खींच लिया। ये तो रूप महल के मालिक आर्यन देसाई हैं। ऐसी अफवाह है कि आर्यन देसाई बहुत ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ताकतवर हैं। वह 3 साल पहले शिवपुर आए थे और उन्होंने रूप महल को संभालना शुरू किया था। सिर्फ 3 छोटे सालों में उन्होंने रूप महल को शिवपुर का सबसे बड़ा और शानदार रेस्टोरेंट बना दिया। यहाँ तक कि शहर के बाहर के लोग भी इसका नाम सुनकर यहाँ आते हैं। वे सच में बहुत प्रभावशाली हैं। सफ़ेद कपड़ों वाले उस आदमी को आता देख कई लोग उसे पहचान गए और हैरानी से चिल्ला उठे। तुमने मुझे रुकने को कहा। विक्रम चौहान ने उसे घूरते हुए देखा। वह आर्यन देसाई को जानता था। उसके दादाजी ने उसे इस इंसान के बारे में बताया था। यह इंसान एक बहुत ऊंचे घराने से था और उसका रुतबा भी बहुत बड़ा था, और उसके दादाजी ने उसे साफ हिदायत दी थी कि कभी भी आर्यन देसाई से पंगा मत लेना, जिससे पता चलता था कि यह इंसान कितना खास था। लेकिन जब उसने उसे गौर से देखा तो उस पर कोई ऊर्जा दिखाई नहीं दी। वह बिल्कुल एक आम इंसान की तरह लग रहा था और उसे उसमें कुछ भी खास नज़र नहीं आया। हाँ, मैंने ही तुम्हें रुकने को कहा था। आर्यन देसाई बिल्कुल शांत और सहज थे। तो क्या तुम्हें पता है कि मुझे रुकने को कहने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? विक्रम चौहान के मारने के इरादे में कोई कमी नहीं आई। चौहान परिवार शिवपुर में सबसे ताकतवर था। भले ही आर्यन देसाई की हैसियत कोई मामूली न हो, वह कितना ताकतवर हो सकता है? उसे किसी का डर नहीं था। इसके अलावा उसने ध्यान दिया कि आर्यन देसाई न तो पहले आए और न ही बाद में, बल्कि ठीक उसी समय आए जब वह यश को मारने ही वाला था। ये साफ था कि वह यश को बचाना चाहता था, तो वह ऐसे ही कैसे हार मान सकता था? ओह, क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? सच कहूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तुम रुक ही गए हो, है ना? आर्यन देसाई मुस्कुराए, जैसे उन्हें आने वाले किसी भी खतरे का एहसास ही न हो। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हो। विक्रम चौहान भड़क उठा। आर्यन देसाई का ये दोस्ताना रवैया उसे एक गहरा मजाक और उकसावा लग रहा था। वह पहले इस इंसान को मारेगा, फिर यश को। वूश! वह अपनी तलवार घुमाते हुए हवा में उछला, जो पल भर में अपने आकार से 10 गुना बड़ी हो गई। उस पर भयानक लपटें उठने लगी, जैसे कि आसमान से तलवारों का पहाड़ गिर रहा हो, जिसने पूरे शून्याकाश को अपनी चपेट में ले लिया। यह महाकाल खड्ग विद्या थी। ये रहस्य भेदन की एक मध्यम दर्जे की युद्ध कला थी, जो ताक में बहुत शक्तिशाली थी। इस वार के आगे सांसारिक भेदन के 7वें स्तर का योद्धा भी काफ़ी दबाव महसूस करता। आर्यन देसाई के ताकतवर होने की अफवाहें तो थीं, लेकिन किसी ने कभी उसे लड़ते हुए नहीं देखा था, इसलिए यह नहीं पता था कि यह सच है या झूठ। अब विक्रम चौहान की खौफनाक ताकत को देखते हुए उन्हें अंदर ही अंदर ये लगने लगा था कि आर्यन देसाई की जान खतरे में है। गड़गड़ाहट। हालांकि नतीजा वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। इस समय एक भयानक गर्जना गूंज उठी। पूरा आसमान कांप उठा और आसपास खड़े लोग बार बार पीछे धकेले गए। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हुआ है, उन्होंने विक्रम चौहान की चीख सुनी। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? ये कैसी ताकत है? यह इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? एक एक करके उन्होंने आसमान की ओर देखा और तुरंत ही हक्के बक्के रह गए। उन्होंने देखा कि एक सुनहरा हाथ आसमान से प्रकट हुआ, जिसने विक्रम चौहान को कसकर जकड़ लिया था।
वह लाख कोशिशों के बाद भी उस पकड़ से नहीं छूट पा रहा था। विक्रम भैया, निशा खौफ से चीख उठी, उसका नाजुक सा शरीर कांप रहा था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके महान और ताकतवर विक्रम भैया को इतनी आसानी से हरा दिया जाएगा। आखिर आर्यन देसाई कौन था? सिर्फ वही नहीं, बल्कि आसपास खड़े सभी लोग भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। यह बाहर से शांत दिखने वाला आर्यन देसाई, जिस पर कोई ऊर्जा भी नहीं थी, लड़ते समय इतना खौफनाक था। ऐसा लग रहा था जैसे वे अफवाहें सच थीं। ये तो सच में एक ताकतवर इंसान है। यश आर्यन देसाई को टकटकी लगाकर देख रहा था, उसका दिमाग भी सुन्न पड़ गया था। तब से लेकर अब तक वह इस इंसान को गौर से देख रहा था। यह इंसान आम सा लग रहा था, लेकिन वह बहुत गहरा था। एक साधारण से वार से विक्रम चौहान को हरा देना, आखिर उसकी असली ताकत क्या थी? चौहान परिवार के वारिस सच में और भी निकम्मे होते जा रहे हैं। वापस जाओ और राकेश चौहान से कहो कि इन 2 थप्पड़ों से मैं उसके पोते को उसकी तरफ से सबक सिखा रहा हूँ। चटाक चटाक 2 थप्पड़ों की आवाज़ गूंजी। विक्रम चौहान का चेहरा दर्द से जलने लगा और उसे हवा में फेंक दिया गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली थी। शिवपुर में वही इकलौता ऐसा इंसान था जो दूसरों पर धौंस जमाता था। उसे धमकाने की जुर्रत कौन कर सकता था? फिर भी अब एक रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे इतनी बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया था। विक्रम चौहान इस बेइज्जती को पचा नहीं पा रहा था और गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। लेकिन फिर उसे आर्यन देसाई की ताकत याद आई और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि अगर आर्यन देसाई उसे मारना चाहे तो यह उसके लिए सिर्फ एक सोच भर की बात होगी। वह भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन उसे ये 2 थप्पड़ याद रहेंगे और एक दिन वह इस इंसान को जरूर मारेगा। चलो यहाँ से। यश पर एक खौफनाक नज़र डालते हुए विक्रम चौहान ने निशा को साथ लिया और वहां से निकलने ही वाला था। क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा? ये बात आर्यन देसाई ने नहीं, बल्कि यश ने कही थी। कई लोग बहुत हैरान थे। वह क्या करना चाहता था? क्या वह विक्रम चौहान को जाने नहीं देना चाहता था? लड़के, तू बहुत घमंडी है। यह मत सोच कि सिर्फ आर्यन देसाई तुझे बचा रहा है, इसलिए मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता। क्या तू मुझसे आमने सामने लड़ना चाहता है? मुझे तो बहुत खुशी होगी। विक्रम चौहान आग बबूला हो उठा। आर्यन देसाई की वजह से वह यश को मार नहीं पाया, लेकिन यश ने अपनी जान बचने पर राहत की सांस तो ली नहीं, उल्टा वह उसे यहाँ रोक कर रखना चाहता था। वह आखिर क्या करना चाहता था? क्या उसे सच में लगता था कि मैं, विक्रम चौहान, कोई नर्म सा खिलौना हूं जिसे कोई भी मसल सकता है? आमने सामने। यश मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें आमने सामने लड़ने के लिए ही रोका है, लेकिन अभी नहीं। आज से 6 दिन बाद हम शिवपुर के जीवन मृत्यु अखाड़े में एक आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। आसपास खड़े सभी लोग, जिनमें वो मोटे दोस्त भी शामिल थे, सभी एक साथ यश को देखने लगे। उन्हें लगा जैसे वह पागल हो गया है। उसने सच में विक्रम चौहान को चुनौती दी थी, और वह भी एक जीवन मृत्यु वाली लड़ाई के लिए। शिवपुर के बीचों बीच एक अखाड़ा था जिसे जीवन मृत्यु अखाड़ा कहा जाता था। चाहे किन्हीं भी शिष्यों के बीच आपसी दुश्मनी हो, वे उसे सुझाने के लिए वहां जा सकते थे। लड़ाई में मारे जाने पर किसी भी पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता था, लेकिन कड़वा सच ये था कि जीवन और मृत्यु का फैसला किस्मत के हाथ में होता था। एक बार अखाड़े में उतर जाने के बाद कोई बीच में नहीं आ सकता था। अगर सामने वाला आपको नहीं छोड़ता है तो आपकी मौत पक्की थी। और अब यश ने विक्रम चौहान को जीवन मृत्यु अखाड़े में लड़ने के लिए चुनौती दी थी, और यहाँ तक कि यह भी पूछा था कि क्या विक्रम चौहान इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखता है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था मानो यश 6ठे स्तर पर हो और विक्रम चौहान सिर्फ 3रे स्तर पर। लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। अगर यश सांसारिक भेदन के 3रे स्तर पर रहकर रणवीर सिंह को हरा सकता है, तो एक बार जब वह 4थे स्तर को पार कर लेगा तो शायद वह सच में विक्रम चौहान से लड़ सके। बकवास। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकते हो कि यश 6 दिनों के अंदर 4थे स्तर को पार कर लेगा? मैं तुम्हें बता दूं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। सबको पता है कि यश सिर्फ संजीवनी गोली की वजह से 3रे स्तर तक पहुंचा है। रही बात 4थे स्तर को पार करने की, तो वह इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। कई लोग जोर जोर से बातें करने लगे और ज्यादातर लोगों का मानना था कि यश अपनी मौत को दावत दे रहा है। ये लड़का, आर्यन देसाई ने यश की तरफ देखा और एक फीकी मुस्कान दी। उसने पहले ही बीच बचाव करके यश की जान बचाई थी, क्योंकि उसे चौहान परिवार की हरकतें पसंद नहीं आ रही थीं। किसने सोचा था कि यश इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा और 6 दिन बाद की लड़ाई का प्रस्ताव रख देगा। ये बच्चा बहुत तेज है, 6 दिनों में इसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये यश के बारे में आर्यन देसाई की राय थी। हा। विक्रम चौहान पल भर के लिए सुन्न रह गया, फिर अचानक जोर से हंसने लगा, जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तूने सच में मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक कचरा इतना घमंड से भरा हो सकता है।
कोई हैरानी की बात नहीं कि तूने हर्ष राठौर को चुनौती देने की हिम्मत की। वह ताना मारते हुए बोला। वह बस यही सोच रहा था कि यश को कैसे मारा जाए, और अब यश खुद चलकर उसके पास आ गया था। वह कैसे मना कर सकता था। आज यहाँ मौजूद सभी लोग गवाह बनेंगे। मैं, विक्रम चौहान, यश की चुनौती को मंजूर करता हूँ। आज से 6 दिन बाद जीवन मृत्यु अखाड़े में। हालांकि सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मुझे यकीन नहीं है। यश के मुकर जाने के डर से उसने कागज के 2 टुकड़े निकाले, दोनों पक्षों के लिए लड़ाई की शर्तें लिखीं, फिर अपनी उंगली काटी, उस पर अपना अंगूठा लगाया और आखिरकार उसे यश को सौंप दिया। यश भाई, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बार इस जीवन मृत्यु के कागज पर दस्तखत कर दिए तो फिर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। हम भाई अभी तुम्हारे साथ जिंदगी और हमारे सपनों के बारे में बात करना चाहते हैं। कृपया कोई बेवकूफ़ी मत करो और हमें छोड़कर मत जाओ। उन तीनों मोटे दोस्तों ने उसे बहुत समझाया। पहले तो उन्होंने यश को हर्ष राठौर को दी गई चुनौती के बारे में पूछने के लिए बुलाया था। अगर यह मजाक था तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं तो वे यश को समझाने वाले थे। किसने सोचा था कि इससे पहले कि वे इस बारे में कुछ बात भी कर पाते, यश पहले ही विक्रम चौहान को चुनौती दे रहा था। क्या उनके भाई को पता भी है कि वह क्या कर रहा है? क्या वह सच में पागल हो गया है? मुझ पर यकीन करो। यश ने उनकी तरफ देखा। अगर निशा वाली बात उसे परेशान न कर रही होती, जिससे उसका मन अशांत हो गया था, तो वह विक्रम चौहान को चुनौती नहीं देता। महज एक विक्रम चौहान, वह उसका विरोधी बनने के लायक भी नहीं था। उसने भी अपनी उंगली काटी, कागज पर खून से सना अपना अंगूठा लगाया और उसे विक्रम चौहान को सौंप दिया। ये सब करने के बाद उसने आर्यन देसाई का शुक्रिया अदा किया और फिर वहां से चला गया। ये देखकर उन तीनों मोटे दोस्तों ने आह भरी और जल्दी से उसके पीछे पीछे चले गए। विक्रम भैया, मैं यश को जितना जानती हूँ उसके हिसाब से वह कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता। 6 दिन बाद लड़ाई की चुनौती देने की उसकी हिम्मत बताती है कि उसे खुद पर बहुत भरोसा है। हमें होशियार रहना होगा। सड़क पर चलते हुए निशा ने चिंता भरे भाव से कहा। निशा, चिंता मत करो, वह सिर्फ एक कचरा है, वह आखिर कितनी मुसीबत खड़ी कर सकता है। विक्रम चौहान ने ताना मारते हुए कहा। हालांकि ये बच्चा आज सच में बहुत अजीब था। उसने रणवीर सिंह को भी हरा दिया। लगता है उसके पास कुछ राज हैं। हम तो क्या, अगर वह चौथे स्तर को पार कर भी लेता है तब भी मेरे पास उसे मारने के कई तरीके हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपना स्तर पार कर ले और मैं न कर पाऊं? निशा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? निशा खिलखिलाकर हंसी। विक्रम भैया बहुत ताकतवर हैं, बेशक निशा को आप पर पूरा भरोसा है। भले ही वह कचरा यश अपना स्तर पार कर ले, लेकिन वह बिल्कुल विक्रम भैया का मुकाबला नहीं कर सकता। वे दोनों धीरे धीरे दूर चले गए। वे तीनों मोटे दोस्त यश के पीछे पीछे गए, अभी भी उसे बहुत समझा रहे थे, लेकिन सौदा पक्का हो चुका था। भले ही यश मुकरना चाहता, ये नामुमकिन था, सिवाय इसके कि वह शिवपुर से भाग जाए। लेकिन यश के स्वभाव को देखते हुए ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। यश भाई, चिंता मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं, यशवंत, तुम्हारे साथ मरूंगा। बहुत देर तक बात करने और यश को अपनी बात पर अड़ा देखकर तीनों का भी हौसला टूट गया। लेकिन मोटू यश को ऐसे ही मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने अपने दांत पीसे और यश के साथ जीने मरने का फैसला किया। हाँ, हालांकि हम सभी अपने अपने परिवारों के कचरे हैं, लेकिन हम आदर्शों और वफादारी वाले लोग भी हैं। अगर बॉस यश ऐसा इंसान है तो मैं, गौरव, भी पीछे नहीं हट सकता। तुमने जो कहा वह सच है, लेकिन यह अफसोस की बात है। मेरा दिमाग कविता और साहित्य से भरा है, फिर भी दुनिया ने मुझे नहीं पहचाना। इस तरह मरना मैं नहीं चाहता। लेकिन तो क्या हुआ, हम भाई हैं, शिवपुर के 4 महान कचरा वज्र। हमारा नाम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। अगर मरना ही है तो मरेंगे। तब उन लोगों को देखने दो कि कचरों की भी इज्जत होती है। गौरव और तरुण ने पहले तो थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना मन बना लिया और एक साथ बोले। वे बहुत पहले ही कचरे वाली जिंदगी से तंग आ चुके थे, जो बहुत उबाऊ और नीरस थी और जिसमें कोई इज्जत नहीं थी। उन्हें लगा कि उन्हें यश के साथ ही मर जाना चाहिए और अपने परिवार के उन लोगों को दिखाना चाहिए जो उन्हें नीची नज़र से देखते थे कि इज्जत क्या होती है। यश ने उन तीनों की तरफ देखा और काफ़ी भावुक हो गया। वह महसूस कर सकता था कि उन तीनों ने कितनी हिम्मत जुटाकर ये बातें कही थीं। मोटू को हमेशा खाना और पीना बहुत पसंद था। सूखे बंदर गौरव की जुबान बहुत तेज थी, वह लोगों की बेइज्जती करने में माहिर था और उसे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना बहुत पसंद था। पढ़ाकू तरुण को हमेशा कविताएं और गीत लिखना बहुत पसंद था और वह हमेशा कविता सुनाने के लिए तैयार रहता था। उन तीनों में अपनी अपनी खूबियां थीं और उनके बेफिक्र रवैये के बावजूद जब कोई ज़रूरी बात आती थी तो वे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते थे। अगर कोई पूछे कि इतने सालों में शिवपुर में यश की सबसे बड़ी कमाई क्या थी, तो वह उसके सामने खड़े ये 3 दोस्त ही थे। चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा।
विक्रम चौहान मुझे नहीं मार सकता और हर्ष राठौर तो बिल्कुल भी नहीं। अब से मैं शिवपुर को हिलाकर रख दूंगा। उन तीनों से थोड़ी बात करने के बाद यश वहां से चला गया। वह घर नहीं गया बल्कि कुछ अभ्यास करने के लिए बाहर जाने का विचार बनाया। घर पर लगातार अभ्यास करने से उसे असली लड़ाई का कोई अनुभव नहीं मिलेगा, इसलिए उसने काल भैरव घाटी के जंगल में जाने का फैसला किया। काल भैरव घाटी, जो शिवपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित थी, खतरों और अजूबों से भरी एक अभ्यास करने की जगह थी। कहा जाता था कि यह एक प्राचीन खंडहर से बनी थी और कई परिवारों के होनहार युवा यहाँ अभ्यास करने और खजाना ढूंढने आना पसंद करते थे। जब यश जंगल से गुजर रहा था, सूरज की रोशनी को रोकने वाले ऊंचे पेड़ों और बादलों को छूने वाली पहाड़ियों को देखते हुए कुदरत के आगे अपनी छोटी सी हैसियत का एहसास उसके दिल में पैदा हुआ। शिवपुर बहुत छोटा है, मेरा लक्ष्य महाकाल संप्रदाय में शामिल होना है, वही मेरी दुनिया है। ये विक्रम चौहान और हर्ष राठौर आखिर हैं क्या? वे तो मेरे लिए कोई चुनौती ही नहीं हैं, वे तो महज मेरे अभ्यास के रास्ते की रुकावटें हैं। जो भी मुझे रोकेगा उसे सिर्फ मौत ही मिलेगी। दहाड़। जैसे ही यश ये सब सोच रहा था, अचानक जंगल से एक काले रंग का खूंखार राक्षस जानवर बाहर कूदा और उस पर झपट पड़ा। यश थोड़ा चौंका, उसकी आकृति झिलमिलाई और उसने बड़ी चतुराई से खुद को बचा लिया। काल पिशाच बाघ। उसने पहले भी कई किताबें पढ़ी थीं और राक्षसी जानवरों के बारे में और उनके प्रकारों के बारे में जानता था। उसके सामने खड़े इस काल पिशाच बाघ के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा पहले ही साधारण श्रेणी के चौथे दर्जे तक पहुंच चुकी थी। इस राक्षसी जानवर के खौफनाक शरीर के साथ ये पूरी तरह से सांसारिक भेदन के 5वें स्तर के योद्धा का मुकाबला कर सकता था। अपनी औकात से ज्यादा उछल रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खा सकते हो? भले ही यश सांसारिक भेदन के 3रे स्तर पर था, लेकिन उसके सामने खड़ा ये काल पिशाच बाघ उसके अंदर लड़ने का कोई जज्बा नहीं जगा पाया। स्विश। तलवार म्यान से बाहर आए और एक ठंडी चमक छा गई। क्लांग। हालांकि लोहे के टकराने की आवाज सुनाई दी। काल पिशाच बाघ का सिर इतना सख्त था कि तलवार के एक झटके से उसे मारा नहीं जा सकता था। उल्टा, जब वे दोनों टकराए तो चिंगारियां उड़ने लगीं, जैसे कि काल पिशाच बाघ का सिर लोहे का बना हो जिसे तोड़ा न जा सके। ये कैसे मुमकिन है? यश को बहुत हैरानी हुई। वह अपनी ताकत के बारे में अच्छी तरह जानता था। 5वें स्तर का कोई योद्धा उसके तलवार के वार को सह ही नहीं सकता था। सच तो ये था कि काल पिशाच बाघ इस वार का सामना नहीं कर पाया था, लेकिन उसका शरीर बहुत सख्त था जिसने उसकी कम ताकत की भरपाई कर दी थी। आओ! काल पिशाच बाघ गुस्से में दहाड़ा और अपने खून के प्यासे नुकीले दांतों से यश को घूरने लगा। एक इंसान द्वारा उस पर हमला करने की हिम्मत करना सीधा अपनी मौत को बुलावा देना था। उसके 2 पंजे फैल गए, जिनमें से काले तीखे नाखून बाहर निकल आए और वह हवा में उछला और यश की तरफ झपटा। क्लांग। यश ने आमने सामने की टक्कर लेने का फैसला किया। ये पहला राक्षसी जानवर था जिसका उसने सामना किया था और वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता था। केवल अपनी जान की बाजी लगाकर ही वह खुद को और बेहतर बना सकता था। प्राण ऊर्जा तलवार पर केंद्रित हो गई। एक हल्का बैंगनी धुआं फैल गया और तलवारों के टकराने के साथ, हालांकि लोहे जैसी एक आवाज गूंजी, लेकिन इसने काल पिशाच बाघ की छाती पर एक खून से सना निशान छोड़ दिया और दोनों पीछे की ओर छिटक गए। काल पिशाच बाघ बहुत भयानक तरीके से दहाड़ा। अपनी छाती पर खून का निशान देखकर वह दर्द से चीख उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक इंसान उसके मजबूत शरीर पर चोट पहुंचा सकता है। उसने पागलों की तरह हमला किया, उसका जानवरपन बाहर आ गया था और उसने कसम खाई कि वह यश के 10,000 टुकड़े करके उसे खा जाएगा। तुम पहले दुश्मन हो जो मुझे इन जंगलों में मिले हो। मुझे तुम्हें मारना ही होगा। तुम्हें हराकर ही मैं खुद को साबित कर पाऊंगा। यश पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। उसके पूरे शरीर से लड़ने का एक भारी जज्बा छलक रहा था और उसके खून और प्राण ऊर्जा के अंदर ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत नाग पागलों की तरह दहाड़ रहे हों और प्राचीन ताकत जाग रही थी। क्लांग क्लांग। पूरे जंगल में भयंकर टक्करों की आवाजें गूंज रही थीं। हर टक्कर के साथ दोनों पीछे हटते और पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचाते। काल पिशाच बाघ के शरीर पर घाव बढ़ते जा रहे थे, खून बह रहा था और यह एक भयानक नज़ारा था। यश की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। ताकतवर टक्करों के कारण उसकी हड्डियों में तेज दर्द हो रहा था और यहाँ तक कि काल पिशाच बाघ के राक्षसी पंजों ने उसे कई बार नोचा था, जिससे उसकी पीठ और छाती पर खून से सने पंजों के निशान पड़ गए थे और उसे बहुत दर्द हो रहा था। यश की भयानक ताकत का सामना करते हुए काल पिशाच बाघ हर झटके के साथ घबराता जा रहा था। उसने सच में कभी नहीं सोचा था कि यह इंसान इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। वह तेज था, ताकतवर था और उससे भी ज्यादा खौफनाक था। खासकर उसके अंदर से जो ऊर्जा निकल रही थी वह उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस करा रही थी। बैंग बैंग। उनकी मिली जुली ताकत के वार से उसने खुद को संभाला और उसके अंदर की बहुत भारी बेचैनी ने उसे कांपने और व्याकुल होने पर मजबूर कर दिया। यश ने देखा कि काल पिशाच बाघ के बाल फैलने लगे हैं। हर एक बाल सीधा खड़ा हो गया है, जैसे कि उड़ने वाली सुइयों की कोई बारिश हो, और अचानक वे यश की तरफ तेजी से बढ़ने लगे।
ये ठीक नहीं है। लड़ाई की वजह से यश के शरीर में कई जगह चोटें आई थीं। काल पिशाच बाघ को इस समय इतना खौफनाक हमला करते हुए देखकर वह अपने आप ही पीछे हट गया। स्विश स्विश स्विश। लेकिन काली सुइयां बहुत तेज और घनी थीं। यश को फिर भी हवा में भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसका शरीर पहले ही खून से सने अनगिनत छेदों से भर गया था और उनमें से खून रिस रहा था। क्या मज़ा आ रहा है, इतनी शानदार लड़ाई लड़े हुए बहुत लंबा समय हो गया है। आज तू मेरे यानी यश के लिए पहली कामयाबी की सीढ़ी बनेगा। अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में हो रहे दर्द को भुलाकर यश जोर जोर से हंसने लगा। इस समय उसका एकमात्र लक्ष्य काल पिशाच बाघ को मारना था। पफ पफ पफ। वह अब पीछे नहीं हटा बल्कि उसने सीधे उस हमले का सामना किया। उसने उन काली सुइयों को अपने शरीर को चीरने दिया और एक न झुकने वाले इरादे के साथ उसने अपनी तलवार चलाई। ये तलवार उसके मारने के इरादे से भरी हुई थी। उसकी सारी प्राण ऊर्जा तलवार की धार पर आ गई थी। एक बैंगनी चमक आसमान को चीरती हुई निकली जो पलक झपकते ही गायब हो गई। पफ्ट। लंबी तलवार वापस म्यान में चली गई। यश काल पिशाच बाघ के पीछे उतरा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। काल पिशाच बाघ की गर्दन पर अचानक एक पतली सी दरार पड़ गई और खून ऐसे फव्वारे की तरह बहने लगा जैसे कि खून की बारिश हो रही हो। अगले ही पल उसका सिर धड़ से अलग होकर गिर गया। तेरी प्राण ऊर्जा, भौतिक शरीर और आत्मा मुझे ताक दें। महाशून्य ब्रह्मांड कुंड, मेरे लिए जल उठो। यश ने अपनी नाड़ियों में ऊर्जा का संचार किया और एक ही झटके में आखिरकार उसने इस विद्या का इस्तेमाल किया। पिछले कुछ समय से वह न केवल अपनी लोहे की तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा था बल्कि इस युद्ध कला को भी समझने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इस युद्ध कला का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था। सही मायने में कहा जाए तो उसकी अभी की ताकत के साथ इसे आजमाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस विद्या के काम करने का तरीका बहुत उलझा हुआ था और इससे दिमाग पर बहुत जोर पड़ता था। इसलिए वह अब तक बड़ी मुश्किल से इसे आजमा पाया था। ये कहा जा सकता था कि अगर उसने काल पिशाच बाघ के ताकतवर शरीर को नहीं देखा होता तो उसने इसे इतनी आसानी से आजमाया नहीं होता। सिजल सिजल। उसके हाथ धीरे धीरे अलग हुए और सच में लपटें उठने लगी जिन्होंने काल पिशाच बाघ को अपनी आगोश में ले लिया और एक आग की भट्टी का रूप ले लिया। उस भट्टी पर आग के अजीब से निशान बन गए जो बहुत ही रहस्यमयी लग रहे थे। काल पिशाच बाघ का पूरा शरीर भयानक लपटों में घिर गया था और 2 सांसों से भी कम समय में वह पूरी तरह से जलकर राख हो गया। स्विश। जैसे ही काल पिशाच बाघ गायब हुआ, महाशून्य ब्रह्मांड कुंड के अंदर आग की लपटों वाला एक स्वर्ण चक्र दिखाई दिया और यश को चौंकाते हुए वह उसके शरीर के अंदर चला गया। तुरंत ही उस स्वर्ण चक्र से एक पवित्र ताक निकली जो 2 हिस्सों में बंट गई। एक बैंगनी था और दूसरा सुनहरा था। बैंगनी रंग काल पिशाच बाघ की आत्मा की ताकत को दिखा रहा था और सुनहरा रंग काल पिशाच बाघ के भौतिक शरीर की प्राण ऊर्जा की ताकत को दिखा रहा था। जैसे ही उसने इसे सोखा, यश की चोटें ठीक होने लगीं। काल पिशाच बाघ की पूरी प्राण ऊर्जा यश के शरीर में समा गई। उसने शुरू में सोचा था कि काल पिशाच बाघ की ताकत यश को सांसारिक भेदन के चौथे स्तर को पार करने में मदद कर सकती है, लेकिन यह उसके शरीर के अंदर मौजूद बैंगनी प्राण ऊर्जा के कारण दब गई और अपनी मूल ताकत के केवल 20वें हिस्से जितनी बैंगनी प्राण ऊर्जा में बदल गई। वरना यश अब तक अपना स्तर पार कर चुका होता। हालांकि उसका स्तर नहीं बढ़ा था, लेकिन यश के शरीर में बदलाव आ चुका था। वह साफ साफ महसूस कर सकता था कि उसके पूरे शरीर में, उसकी हड्डियों और त्वचा की कोशिकाओं के बीच एक लहर सी दौड़ रही थी जो और घनी और मोटी होती जा रही थी। एक चटकने की आवाज़ के साथ उसके शरीर के अंदर से एक साफ आवाज़ आई और एक नाग का आकार उसके अंदर से आज़ाद हो गया और जाग उठा। नाग की ताकत बाहर आए और जैसे ही यह उभरा, उसकी त्वचा के नीचे एक हल्की सुनहरी परत छा गई। ये शरीर की ताकत से बनी एक भौतिक सुरक्षा परत थी। जैसे जैसे उसका शरीर मजबूत होता जाएगा, ये परत और भी सख्त होती जाएगी। बज़ बज़ बज़। उसकी आत्मा की ताकत भी बढ़ गई थी। आत्मा दिमाग का सबसे अहम हिस्सा होती है। आत्मा जितनी मजबूत होगी, चेतना, इच्छाशक्ति और भावना भी उतनी ही मजबूत होगी। आमतौर पर राक्षसी जानवरों की आत्मा इंसानों से ज्यादा मजबूत होती है और यह बात भी कि काल पिशाच बाघ की आत्मा सांसारिक भेदन के 5वें स्तर पर थी। इसने यश को काफी हद तक बदल दिया था। पहले उसकी इच्छाशक्ति और चेतना 50 कदमों तक ही फैल सकती थी, लेकिन अब ये 100 कदमों तक पहुंच सकती थी और वह चीज़ों को पहले से कहीं ज़्यादा साफ देख और समझ सकता था। वह अब 100 कदमों के दायरे में लड़ रही 2 चींटियों की आवाज़ सुन सकता था और पेड़ की डाली पर बैठी एक छोटी सी चिड़िया के पंखों को साफ साफ गिन सकता था। उसकी समझ पहले से दोगुनी तेज हो गई थी, जिससे यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी आत्मा की ताकत कितनी भयानक हो जाएगी। बस एक ही फर्क था, उसके दिमाग में मौजूद बैंगनी दिव्य नाग वैसा ही था, अभी भी धुंधला सा। हालांकि सिर्फ एक काल पिशाच बाघ की कमजोर सी आत्मा की ताकत सच में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकती थी। बज़। अचानक बैंगनी नाग का शरीर कांप उठा। उसके मुंह से कुछ शब्द निकले।
कायदे से यश को नागों की भाषा समझ नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन इस समय वह इसे साफ साफ समझ पा रहा था। यह आत्मा के लिए एक खास युद्ध कला थी जिसका नाम था आत्मा प्रहार विद्या। आत्मा की ताकत का इस्तेमाल करके इसे जादुई हथियारों में बदलना, दुश्मन पर बिना कोई सुराग छोड़े हमला करना, आसपास की सभी आत्माओं को खा जाना और उन्हें अपने अंदर समा लेना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस लड़ाई से न सिर्फ एक नाग की ताकत जगेगी और मेरा शरीर मजबूत होगा, बल्कि मुझे आत्मा पर प्रहार करने वाली एक दैवीय विद्या भी मिलेगी। मेरी चेतना अब ब्लेड, तलवारों और हर तरह के अजीबोगरीब हथियारों का रूप ले सकती है। भविष्य में इस दैवीय विद्या के सहारे मैं दुश्मनों को बिना कोई सुराग छोड़े मार सकता हूँ। वह पलक झपकते ही वहां से चला गया। उसके जाने के कुछ ही देर बाद जहां लड़ाई हुई थी वहां की जमीन कांपने लगी, दरारें पड़ गईं, पेड़ गिर गए और आसपास सब कुछ तबाह हो गया। जमीन के अंदर से एक खून से लथपथ अजगर बाहर आया और उस दिशा में देखने लगा जहां यश गया था। उसकी आंखों से एक खौफनाक लाल रोशनी निकल रही थी। अभी वो कैसी ऊर्जा थी! उसने मेरी आत्मा को कंपा दिया और लगभग तोड़ ही दिया। इस जगह पर ऐसी ऊर्जा कैसे आ सकती है? क्या यह मेरी घाटी के लिए कोई वरदान है या कोई श्राप? नहीं, मुझे तुरंत राजाओं को इसके बारे में बताना होगा। उसका शरीर वापस जमीन के अंदर चला गया और गायब हो गया। इस समय राठौर परिवार के विचार विमर्श कक्ष में भैरव राठौर मुख्य सीट पर बैठे थे और उनके नीचे दोनों तरफ राठौर परिवार के मुख्य योद्धा थे जो करीब 10 थे। वे सब वहां बैठे थे और कक्ष के बीच में खड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी को जोर जोर से गालियां देते हुए सुन रहे थे। भैरव राठौर, तू चुपचाप उस लड़के यश को मेरे हवाले कर दे, वरना सबसे पहले मैं तुझे ही मारूंगा। घनी भौहें, बड़ी बड़ी आंखें, एक चौकोर चेहरा और घनी दाढ़ी वाले इस हटे कट्टे आदमी का नाम रघुवीर सिंह था, जो रणवीर सिंह का पिता और सांसारिक भेदन के 8वें स्तर का योद्धा था। ये जानने के बाद कि रणवीर सिंह के हाथ पैर टूट गए हैं, रघुवीर सिंह बहुत गुस्से में था। उसने रणवीर सिंह को बहुत फटकार लगाई और गुस्से में ही वह रणवीर सिंह को लेकर राठौर परिवार के पास जवाब मांगने पहुंच गया। इस समय उसके पास ही रणवीर सिंह एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। उसके हाथ पैर पट्टियों से बंधे हुए थे, सिर्फ उसका सिर बाहर था और वह बीच बीच में ऐसे करा रहा था मानो मरने ही वाला हो। रघुवीर भाई, बात यह नहीं है कि मैं यश को आपके हवाले नहीं करूंगा, बस बात यह है कि वह लड़का अभी राठौर परिवार में नहीं है। इसके अलावा आपका बेटा सांसारिक भेदन के 5वें स्तर पर है और यश सिर्फ 3रे स्तर पर है। वह आपके बेटे को कैसे अपाहिज कर सकता है? भैरव राठौर को इस बात पर यकीन नहीं था और उन्हें इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल लग रहा था। सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद राठौर परिवार के सभी सदस्यों को भी इस बात पर यकीन नहीं था। यश सिर्फ एक कचरा था जो महज संजीवनी गोली की वजह से ही 3रे स्तर तक पहुंचा था। ऐसा कचरा रणवीर सिंह का मुकाबला कैसे कर सकता था? ये बहुत ही बेतुकी बात थी। तेरी मुझ पर शक करने की हिम्मत कैसे हुई, तू कमीने? रघुवीर सिंह ने उसे घूरते हुए देखा। उसका चेहरा खौफनाक और डरावना लग रहा था। ये 100% सच है, ये रूप महल के बिल्कुल बाहर हुआ है। तुझे अभी भी यकीन नहीं है? लानत है, क्या मैं पागल हूं जो अपने बेटे की इतनी बुरी हालत होने के बाद तुम्हारे राठौर परिवार में उस यश को ढूंढने आया हूं? उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों को इस पर सोचना पड़ा। ये रघुवीर सिंह झूठ बोलता हुआ नहीं लग रहा है। क्या यश के पास सच में इतनी ताकत है? लेकिन उसे ये ताकत कहाँ से मिली? ये बात गले नहीं उतरती, ये नामुमकिन है। आसपास खड़े सब लोग आपस में बातें करने लगे। भैरव राठौर ने त्योरियां चढ़ाईं, उनके दिल में शक पैदा हो गया था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उन्हें रघुवीर सिंह को जवाब तो देना ही था। रघुवीर भाई, ऐसा करते हैं। यश सच में अभी राठौर परिवार में नहीं है, लेकिन जैसे ही वह लौटेगा मैं तुरंत किसी को भेजकर आपको इत्तला कर दूंगा। आपको क्या लगता है? भैरव राठौर ने खुशामद करते हुए कहा। वह भी सिर्फ सांसारिक भेदन के 7वें स्तर पर थे और रघुवीर सिंह के मुकाबले कहीं नहीं टिकते थे। खासकर रघुवीर सिंह के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा जो उन्हें बहुत बेचैन कर रही थी और उनके माथे पर पहले ही पसीना आ गया था। तुम बकवास कर रहे हो। उम्मीद के उलट रघुवीर सिंह की आवाज़ किसी बादल के गरजने जैसी थी। उसने भैरव राठौर की नाक की तरफ उंगली उठाई और उसे गालियां दी। भैरव राठौर, तू जो कि सिर्फ सांसारिक भेदन के 7वें स्तर का योद्धा है, मेरे सामने चालाकी करने की हिम्मत कर रहा है। तू मान या ना मान, मैं तुझे अभी यहीं तबाह कर दूंगा। उसकी ऊर्जा फूट पड़ी और 8वें स्तर का रुतबा सबके सिर चढ़कर बोलने लगा। वहां मौजूद राठौर परिवार के योद्धाओं का दम घुटने लगा और वे इस दबाव को नहीं सह पा रहे थे। वहां मौजूद कोई भी इंसान सांसारिक भेदन के 8वें स्तर तक नहीं पहुंचा था और मुख्य प्रधान और बाकी लोग भी वहां नहीं थे, इसलिए रघुवीर सिंह को किसी का डर नहीं था। रघुवीर भाई, मेरे प्यारे भाई, कृपया शांत हो जाए। मैंने और मेरे राठौर परिवार ने सच में यश को पनाह नहीं दी है। भैरव राठौर ने बड़ी मुश्किल से सफाई दी। इस भारी ताकत के सामने जाहिर तौर पर उनकी रघुवीर सिंह से पंगा लेने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि वह सच बोल रहे थे।
वह यश को कभी पनाह नहीं देंगे, उल्टा वे तो चाहते थे कि इस कचरे को बाहर फेंक दें। लेकिन परेशानी ये थी कि यश सच में राठौर परिवार में नहीं था, तो वे उसे कैसे सौंप सकते थे। मुझे कोई परवाह नहीं है, अगर तूने आज उसे मेरे हवाले नहीं किया तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। रघुवीर सिंह बिल्कुल अड़ा हुआ था और इस जगह को अपनी जागीर समझ रहा था। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसकी ऊर्जा और तेज हो गई और तुरंत ही हॉल में मौजूद कुछ लोगों ने खून की उल्टी कर दी और वे लगभग बेहोश ही होने वाले थे। लानत है, सच में लानत है। मेरा राठौर परिवार इतना गिर गया है कि अब दूसरे लोग आकर हमें बेइज्जत कर रहे हैं। ये सब उस यश की वजह से है। हाँ बिल्कुल, ये सब यश की वजह से ही है। वह हमारे राठौर परिवार के लिए एक श्राप है। राठौर परिवार के कई योद्धाओं ने यश को ही इसका जिम्मेदार ठहराया। फिर भी उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि रघुवीर सिंह के इस घमंड और दबंगई के सामने उन्हें एकजुट होना चाहिए था। अगर एक भी इंसान खड़ा होकर उन्हें एक साथ लाता तो हालात शायद अभी से बहुत बेहतर होते। रघुवीर सिंह चाहे जितना भी ताकतवर क्यों न हो, यह अभी भी राठौर परिवार का इलाका था। क्या रघुवीर सिंह को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी? नहीं, रघुवीर सिंह इतना ताकतवर इसलिए बन रहा था क्योंकि उसने भैरव राठौर और बाकी लोगों का डर देख लिया था। वरना 100 लोगों की ताकत होने के बावजूद वह राठौर परिवार में इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं करता। भैरव राठौर का चेहरा पीला पड़ गया था और उन्हें अपने दिल में बहुत भारी बेइज्जती महसूस हो रही थी। राठौर परिवार के मुखिया होने के नाते रघुवीर सिंह ने उन्हें ऐसी हालत में धकेल दिया था। अगर यह बात बाहर गई तो वे किसी को अपना मुंह कैसे दिखा पाएंगे। मुझे यश के किए गए कर्मों की सज़ा क्यों भुगतनी चाहिए? उन्हें अचानक रुद्र राठौर की याद आए और उन्होंने बेचैनी से चिल्लाकर कहा, रुद्र राठौर कहाँ है? रुद्र राठौर कहाँ है? ये तो कोई नियम कानून नहीं है। राठौर परिवार की सबसे बड़ी समिति की बैठक चल रही है और उसकी अभी यहाँ न आने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ, उसे मेरे लिए ढूंढ कर लाओ। कोई ज़रूरत नहीं है। कक्ष के बाहर एक परछाई दिखाई दी। वे रुद्र राठौर थे, सांसारिक भेदन के 8वें स्तर के योद्धा। मुखिया के पद से हटाए जाने के बाद से उन्होंने कभी भी राठौर परिवार के किसी मामले में दखल नहीं दिया था और न ही वे इन लोगों के साथ कोई काम करना चाहते थे क्योंकि वे उन्हें बहुत घटिया लगते थे। अगर यश नहीं होता तो वे बहुत पहले ही राठौर परिवार को छोड़ चुके होते। मेरे राठौर परिवार में तुम्हारी इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे राठौर परिवार में कोई ऐसा नहीं है जिसे तुम धमका न सको? रुद्र राठौर ने मुख्य कक्ष में कदम रखा और उनके शरीर से एक झुलसा देने वाली हवा की लहर निकली जिसने रघुवीर सिंह को बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और उसने खून की एक उल्टी की। कितना सुकून मिला! राठौर परिवार के सदस्यों को बहुत राहत महसूस हुई। इसी पल उन्हें एहसास हुआ कि अगर रुद्र राठौर अभी भी राठौर परिवार के मुखिया होते तो वे अभी इतनी बुरी तरह से बेइज्जत नहीं हुए होते। रुद्र राठौर, तुम? रघुवीर सिंह का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने रुद्र राठौर को घूरते हुए देखा। जब उसने अपनी मुट्ठियां भींची तो उसकी उंगलियों के चटकने की आवाज आई। दोनों 8वें स्तर पर थे, लेकिन उसे रुद्र राठौर से एक खतरा महसूस हो रहा था। उनके अंदर से निकलने वाली ताकत ने रघुवीर सिंह को भी कंपा दिया था, जिससे पता चल रहा था कि रुद्र राठौर की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। तो क्या हुआ? रुद्र राठौर ने उसे देखा और जरा भी पीछे नहीं हटे। तुम क्या समझते हो ये जगह क्या है? अगर तुम चाहो तो चिल्ला सकते हो और अगर चाहो तो मार सकते हो। तुम बहुत ही लापरवाह हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो मैं मिनटों में तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर सकता हूं। तुम। रघुवीर सिंह इतना गुस्से में था कि वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था। काफी देर बाद वह दहाड़ा, रुद्र राठौर, तुम्हें किस बात का घमंड है? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? वह दिन दूर नहीं जब मैं तुमसे भी आगे निकल जाऊंगा।